कि जब हमने ये बताना था आपको कि इथियोपिया का 1 रुपया पाकिस्तान के 5 रुपए के बराबर हो गया है। जहां मैं बैठा हूं वहां पे 250 साल की जमहूरियत की हिस्ट्री मौजूद है और यहां पर भी लोग परेशान हैं। लोग आधा कंट्री जो है वो समझता है कि उनसे इलेक्शन चोरी किया पिछला। और दुनिया का सबसे पूरेस्ट कंट्री जो है उसमें आपको पता है कहती पड़ा रहता है, फैमिन बहुत ज्यादा, वहां पर तो लोगों के पास खाने को नहीं होता, भूख। लेकिन इस वक्त और एक खासकर सूबा सरहद के अंदर उन्होंने अपनी जो दूसरी पार्टी के लोगों को ओथ नहीं लेने दिया गया, तो वहां पे सेनेट के इलेक्शन ही नहीं हुए। उड़ते फिरे। और ख्वाजा आसिफ ने जो ये कहा कि दिन बदिन बदलते रवैये अफगानिस्तान के, तो जनाब हम तो जो हैं वो अब इनको नहीं छोड़ने वाले, हमारे पास। नमस्कार दोस्तों, इथियोपिया जो कि बहुत ही गरीब कंट्री है, उनके 1 रुपया पाकिस्तानी 5 रुपए के बराबर जा चुका है। ये जो खबर है पाकिस्तान में भी बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है, आप देखिए इस वीडियो में। ये जब हमने ये बताना था आपको कि इथियोपिया का 1 रुपया पाकिस्तान के 5 रुपए के बराबर हो गया है। 1 रुपी इज इक्विवेलेंट टू पाकिस्तानीज 5 रुपीज। करेंसी का ये आलम है, पाकिस्तान के 5 रुपए बनते हैं। तो ये जो स्क्रीनशॉट चल रहे हैं इस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप्स में, उसमें बड़े ही इसके ऊपर मातम किया जा रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि देखिए ये भी वक्त आना था। इसकी वजह यह है कि एक टाइम ये था कि ये समझा जाता था कि दुनिया का सबसे पूरेस्ट कंट्री जो है उसमें आपको पता है कहती पड़ा रहता है, फैमिन बहुत ज्यादा, वहां पर तो लोगों के पास खाने को नहीं होता, भूखे, और उस कहत की वजह से कितनी बड़ी तादाद में वहां पर बच्चे मरते हैं। तो सभी कह रहे हैं कि भाई एक ऐसा कंट्री जहां पर कहत पड़ा होता है, जहां के बच्चों को खाना नहीं मिलता, भूख से मर रहे होते हैं, उनकी करेंसी भी पाकिस्तान की करेंसी से ऊपर चली गई है और उनका 1 रुपया पाकिस्तानी 5 रुपए के बराबर हो गया। मैंने देखा कि तकरीबन कोई 10-15 कंट्रीज तो उससे भी नीचे हैं, और उसमें अफगानिस्तान का नाम भी आ रहा था अगर आप जीडीपी के हिसाब से देखें। लेकिन वैसे अगर अफ्रीकन कंट्रीज में आप देखते हैं तो हम अभी तक जो है ना वो उन्हीं बातों में बैठे हुए हैं कि जनाब वहां पे कहते हैं तो देखो ये क्या हो गया। तो इस तरह की बातें। अब ये जो स्क्रीनशॉट है ये कहाँ से लिया, किसने लिया, किसने चलाया है, मुझे नहीं पता। ये जिसने भी किया ये उसके जिम्मेदारी है कि वो ये उसने किया है। सिर्फ ये चल रहा है क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो मैंने बात आप तक पहुंचा दी। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं आगे। और अगली खबर जो मैंने आपको कहा था कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ना सिर्फ ये कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान हैज गॉन बैंकरप्ट, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। होने नहीं वाला, बल्कि मैं कह रहा हूँ हो गया, इसलिए हम लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते। तो मैंने कहा ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम क्यों कर रहे हैं? तो वो साथ साथ फॉरेन मिनिस्ट्री का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान और इंडिया पर कुछ बात की है, स्टेटमेंट्स दी हैं डिफेंस मिनिस्टर ने। अच्छा, अब उन्होंने अफगानिस्तान के लिए जो बात की है वो तो मैं कहती हूँ भाई सुभान अल्लाह, इसके ऊपर मैं क्या कहूँ। कितने कुछ इस सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा, है जी। अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा है कि अफगान हुकूमत के दिन ब दिन बदलते रवैये से हमारे पास उनके लिए ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते जा रहे हैं। यानी अंदाजा करें कि ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि देखिए अफगानिस्तान जो है वो उनका जो रवैया है, जिस किस्म की उन्होंने हमारे साथ कार्रवाइयां जारी कर रखी है, यही मतलब है ना उनका, जो हमले हो रहे हैं, जो टीटीपी आके उस तरफ से आके उड़ उड़ के आ रहे हैं और फट रहे हैं जगह जगह जैकेटें पहन के, और उनको रोका नहीं जा रहा। तो उन्होंने इसके अंदर ये कहा कि भाई ये सब कुछ हो रहा है तो हमारे पास तो ऑप्शन बड़े ही कम रह गए हैं। यानी अफगानिस्तान आपसे पूछ रहा है। मैं उस दिन देख रही थी कि किसी ने ये भी लिखा हुआ कि हम किसी भी दहशतगर्द को माफी नहीं देंगे। भाई हाँ, होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने ये लिखा हुआ है, ये कहा कि किसी भी दहशतगर्द को माफी नहीं मिलेगी। तो मैंने उसके ऊपर लिखा, सवाल है कि क्या कोई दहशतगर्द आपसे माफी मांग रहा है? दहशतगर्द आपसे माफी मांगेगा तो आप जरूर उसको माफी दीजिएगा। सर पहले ये तो बताएं आपसे माफी मांग कौन रहा है? आप माफिया मांगते फिर रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ते फिर रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ ने जो ये कहा कि दिन ब दिन बदलते रवैये अफगानिस्तान के, तो जनाब हम तो जो हैं वो अब इनको नहीं छोड़ने वाले, हमारे पास ऑप्शंस नहीं रह गए। पहले तो पता ही पूछा आपके पास ऑप्शंस हैं क्या, और इनका ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। आपके पास जो पहले ज्यादा ऑप्शंस थे वो क्या थे? आपने सबसे जो एक्सट्रीम ऑप्शन है वो भी अडॉप्ट करके देख लिया। वो क्या था? आपने हमला तक कर दिया, आपने स्ट्राइक्स तक कर दी। लेकिन उसके बावजूद उनकी जो रट है वो अपनी जगह पर कायम है। वो उसके बाद भी नक्शे जारी कर रहे हैं, वो उसके बाद भी इस तरह की स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ रही हैं, उसके बाद भी जो है वो जगह जगह फट रहे हैं और धमाके हो रहे हैं, और चीनियों के ऊपर भी जिस तरीके से हमले में जो जो कुछ हुआ है। तो उसमें ख्वाजा आसिफ यानी पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। असल में जहां मैं बैठा हूं वहां पे 250 साल की जमहूरियत की हिस्ट्री मौजूद है और यहां पर भी लोग परेशान हैं।
लोग आधा कंट्री जो है वो समझता है कि उनसे इलेक्शन चोरी किया पिछला, और आगे भी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। दो चार चीजें कंपैरिजन में करना चाहूंगा थोड़ा सा, खासकर देखें जो अरुण केजरीवाल के हवाले से, हालांकि उसमें कानून अपना उसमें जो है वो अपना पूरा साइकिल मुकम्मल कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जितने मुंह उतनी बातें होती, उनके बारे में ये बिल्कुल इस वक्त जर्मनी ने भी, अमेरिका ने भी और भारत के अंदर से भी आवाजें आ रही। हालांकि मेरा ख्याल इसकी जरूरत थी नहीं, इसको पोस्टपोन कर दिया जाता तो ज्यादा बेहतर था उनको अरेस्ट करने का, क्योंकि मोदी साहब की परफॉर्मेंस, कल भी न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर मोदी साहब के 10 सालों को उन्होंने कंपैरिजन किया है, उनकी ग्रोथ के बारे में बात की गई है। उसके बारे में लिखा गया है कि मनमोहन सिंह साहब ने प्रोग्राम शुरू किए थे कई, लेकिन उनको पुश मोदी साहब ने किया है, खासकर आधार कार्ड के हवाले से, डिजिटल अमेरिका के हवाले से एक उन्होंने मोमेंटम कायम रखा अपना। लेकिन उसमें मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं थी। कांग्रेस के जो फंड्स हैं उनको इन्होंने एक वैसे, मेरे ख्याल जरूरत नहीं थी इनको, इन्होंने एक इंटरनेशनल न्यूज बना दी है, जिसको अब तक इस अथॉरिटेरियनिज्म को जो आर्गुमेंट किया जाता है उसको तकवीत मिल रही है। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल आपने सही फरमाया है। लेकिन जिस तरह बांग्लादेश के इलेक्शन हुए हैं, जिस तरह आपने देखा होगा इजिप्ट के इलेक्शन हुए हैं, जिस तरह पाकिस्तान के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, अब फैसल वाडा साहब आज इलेक्शन जीत गए हैं, उनकी एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया, हालांकि वो दोनों पार्टियों के वो कैंडिडेट, उनके अंदर वो वर्कर नहीं है। लेकिन इस वक्त, और एक खासकर सूबा सरहद के अंदर उन्होंने अपनी जो दूसरी पार्टी के लोगों को ओथ नहीं लेने दिया गया, तो वहां पे सेनेट के इलेक्शन ही नहीं हुए। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में फेयर एंड फ्री इलेक्शन सिर्फ ख्वाबों में ही होंगे। इसका मैं तो वैसे भी जाती तौर पर चीमा साहब पहले भी कहता था कि डेमोक्रेसी जो है इट्स अ रिच मैन्स क्लब है, इसमें लोअर मिडिल क्लास की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। कहीं भी इलेक्शन लड़ना हो तो करोड़ों की बात है, करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर लगते हैं, मिलियंस डॉलर्स लगते हैं। गरीब आदमी की रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है। स्पेशल इंटरेस्ट, अमेरिका के अंदर भी ये बात की जाती है, स्पेशल इंटरेस्ट जो है ये सिर्फ उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त, जो जितने यहाँ पे आपने देखा होगा कांग्रेसमैन, सेनेटर आजकल जिस तरह एक पाकिस्तान की मजहबी जमात के लिए तोते की तरह बोल रहे हैं, बिल्कुल स्पेशल इंटरेस्ट है, उसी को प्रोटेक्ट करते हैं ये। भारत के अंदर आपने देखा होगा जो पिछले दिनों पॉलिटिकल बॉन्ड्स हैं, उसमें लॉटरी किंग सामने आ गया है, मेरा मकसद उसका किसी को पता ही नहीं था। तो ये स्पेशल इंटरेस्ट है, उसको किया जाता है सारी चीजें। लेकिन चीमा साहब, इसको जो कल एक आर्टिकल जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, कल न्यूयॉर्क टाइम्स में मोदी साहब के 10 साल उन्होंने लिखे, उन्होंने 2014 के उनके कोड रिमार्क किए कि अच्छे दिन आएंगे, उनका स्लोगन था। और जिस तरीके से अब इस वक्त 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन, $3500 साल की उनकी इनकम है। दूसरा, जिस तरीके से मोदी साहब ने G20 और ब्रिक्स को यूज किया अपने भारत को प्रमोट करने पे, मेरे ख्याल में, और जिस तरह के उन्होंने सक्सेसफुल दौरे किए, इन्हें लोकल